Hey, hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start a new concept in your business studies regarding organizing. तो यूनिट 3 है ये आपका बेसिकली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आता है. तो विदाउट डिले गो फर्दर द वीडियो. ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग. क्या समझते हो आप ऑर्गेनाइजिंग से? जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, भाई देखो टाइम बहुत कीमती है और टाइम वेस्ट ना हो इसको हम ध्यान में रखते हुए आपको कम समय में ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, उन सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर देना इन अ फर्म, ये एक ऐसी प्रोसेस है. तो ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड बता दिया. एंड सेकंड वे, देखो साथ के साथ नोट करते रहोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, नोट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे अच्छे से. जो एक मेजरली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाए. लिखेंगे कैसे? प्रैक्टिस नहीं की होती ना रिटन में, इसीलिए फिर वो फेल हो जाते हैं. फिर अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देते रहते हैं. ठीक है, समझ गए होगे. तो ये है कि सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करने के बाद में क्या करना है, अथॉरिटी रिलेशनशिप का काम होता है इसमें. देखो जब हम एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई सबऑर्डिनेट होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, कोई एम्प्लॉयर होगा, इस तरीके से होता है ना. तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अथॉरिटी के बीच में है. वो वाला रिलेशनशिप नहीं जो तुम समझ रहे होगे. हाँ, मैं समझती हूँ सारा. तो अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो सुपीरियर हैं हमारे, वो अपने एम्प्लॉय को जो भी अथॉरिटीज़ देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग या मैनेजर्स को देते हैं, वो आपका यहाँ पर फॉलो होता है रूल. ठीक है, समझ में आ गया होगा. चलो एक बुक की लैंग्वेज में हम आपको बता देते हैं. अकॉर्डिंग टू हेनरी, डेफिनेशन है ये ऑर्गेनाइजिंग की. ठीक है, organizing are harmonious adjust of specialized part for fulfillment of common purpose. ये है एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. अब बोलोगे मैम पता नहीं क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आया, है ना. तो ऑर्गेनाइजिंग आर हारमोनियस एडजस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन पर्पस, कि किसी भी कॉमन पर्पस को एक स्पेशलाइज्ड पार्ट को हम एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. तो अब हम नेचर की बात करते हैं. जिसको लगता है कि हमें सब आता है तो भाई वो डेफिनेटली जा सकते हैं. ठीक है, भाई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा. बच्चे पढ़ के खुश नहीं है आज के टाइम पे, उन्हें चाहिए पेड फीस. जब पेड फीस होती है ना, जो अब हम पढ़ा रही हैं फ्री में, अगर वही चीज़ 10-12 हज़ार में कोई पढ़ाए तो बोलेंगे क्या शानदार पढ़ाया मैडम ने, क्या बस मैम मज़ा आ गया, है ना.
लेकिन कोई फ्री में पढ़ाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, है ना। कोई बात नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि हम डिवाइड कर देते हैं सभी टास्क को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे गोल से रिगार्डिंग होगा, कंपलसरी होगा वही। तो सेकंड है कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाई है हमने कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। और थर्ड है आपका नेचर, ग्रुप ऑफ पीपल। ओहो, आज तो बोलेंगे बच्चे मैम डर के सुना रही है ना। सुनना पड़ेगा भाई, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन है, ये बोले। ग्रुपिंग ऑफ पीपल कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल हैं, जो जॉइन टुगेदर हैं किसी भी कॉमन टास्क के लिए, उन सभी पर्सन को ग्रुप बना देना, वो है आपका ग्रुपिंग ऑफ पीपल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके फोर्थ पॉइंट की, जिसमें है इन्वॉल्विंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट्स वेरी कंपल्सरी, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्टिव यू कांट अफोर्ड एनी गोल, ठीक है। सिमिलर लग रहा है थोड़ा सा ना, प्लान करोगे तभी तो, प्लानिंग पढ़ाया है ना। फिर है यूनिवर्सल प्रोसेस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, चाहे बिजनेस से रिगार्डिंग हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल होता है हर जगह, सर्वव्यापक, शुद्ध हिंदी में बोले तो। फिर है डायनामिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे ही एनवायरनमेंट की कंडीशन आती है उसके अकॉर्डिंग। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ाएंगे आगे, तो बेसिक जान लो कि भी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट से लिंक्ड होते हैं, कुछ लिंक्ड होते कुछ नहीं होते। जैसे कि इंटरनल है वो एनवायरनमेंट से लिंक्ड नहीं है इतना, और एक्सटर्नल है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, जो आपके बिजनेस को हाईली अफेक्टेड करते हैं। जैसे कि इंटरनली बात करें हम, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके सप्लायर हैं, और यही इसी तरीके से हैं, और मिडलमैन्स हैं। एक्सटर्नली बात करें, एक्सटर्नली में जैसे कि आपका टेक्नोलॉजिकल है, और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वगैरह हैं, इसी तरीके से हैं सारे, ठीक है। इन सभी के बारे में ब्रीफ में बताएंगे। तो बेसिक बताया मैंने, जो आपके बिजनेस को हाईली इफेक्टेड करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, 2 एनवायरनमेंट के प्रोसेस हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड हैं ये, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इनसे, ठीक है। फिर है टूल फॉर मैनेजमेंट, ये एक मैनेजमेंट के लिए एक मेन टूल का काम करती है, क्योंकि ये एक रिसोर्स जो है आपके बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन सभी को असाइन करने का काम करती है इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। ये इसीलिए टूल का काम होता है इसमें। राइट डाउन तो कर रहे होगे साथ के साथ, नहीं करोगे मज़े के लिए देख रहे हो तो फिर बाद में आपको एग्ज़ाम में, देखो एग्ज़ाम में थोड़ी तकलीफ होगी, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो पहला है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए हम उसकी परफॉर्मेंस को साथ के साथ एनालिसिस करके रखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है आपके बिजनेस में एक पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है। पर्सन का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है या मैनेजर है, इन सभी के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। मेजर किया जाता है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है इससे, ठीक है। इट प्रोवाइड ईजियर कम्युनिकेशन, यू कैन राइट। एंड थर्ड है प्रिपेयर फॉर कोऑपरेशन, ये इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव दोनों में इंक्लूड हो सकता है, ठीक है।
एग्ज़ाम में दोनों में से कुछ भी पूछा जाए आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटेबल होते हैं दोनों। फिर है, इससे हमारे जो बिजनेस की है वो ग्रोथ हाई हो जाती है। ग्रोथ पॉसिबल है, आप हाई नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि पॉसिबल है, हो सकती है, विद एडिक्वेट कंट्रोल, कंट्रोलिंग के साथ में, ठीक है। ये भी आपका फंक्शन है। एनवायरमेंट भी करवाएंगे जल्दी सी, वो भी आपका बहुत स्लो चल रहा है ना। बस तुम सपोर्ट देते रहो, सब अवेलेबल होगा तुम्हारे लिए। और ये सभी जो भी अब तक पढ़ाया है मैंने, ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाया है। हमारा फोकस ये होगा कि एग्ज़ाम में बिल्कुल 75% से भी ज़्यादा नंबर आए बच्चों के, ठीक है। और ये सभी आपका डिपेंड होगा मेहनत पर, किस तरीके का एफर्ट लगा रहे हो अपने बिजनेस। जैसे बिजनेस होता है ना, किस तरीके का काम किया जा रहा है वो ही डिपेंड करता है, ऐसे ही आपका एग्ज़ाम में भी है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसमें मैक्सिमम यूज़ हो सकता है। अभी किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं है कि मैम हमें मैथ पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। कोई भी सब्जेक्ट इस तरीके से है जो कॉमर्स के लिए एक मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर है कोई ऐसी स्टूडेंट जिसको ज़रूरत है तो वो बोल सकते हैं, हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है। बस तुम पढ़ते रहो भाई। ये एक मैनेजमेंट का टूल का काम करते हैं, मैंने ये बताया था आपको। डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, ठीक है, प्लानिंग है। ओहो, 2 बार लिखा गया। अरे कंट्रोलिंग लिख लो, कोऑर्डिनेशन लिख लो। हम्म, ठीक है। ये है आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बन सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एस्टेब्लिश होती है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका, देखो ये हमने नेचर बता दिए हैं, मीनिंग डेफिनेशन दोनों बताई है, और फिर ऑब्जेक्टिव बताया है। और अब प्रोसेस करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि भी 5 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए 12 12 13 13 वीडियो बना दे, हैं, ऐसा तो नहीं। जो काम कम समय में हो सकता है और वो भी स्मार्ट वे से, वो करवाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, ठीक है। पहला प्रोसेस है, आप अपने प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कर लो या ऑर्गेनाइजेशन के वे में बात करो, तो हम बिजनेस के वे में लेते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिगार्डिंग ले सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग करना अपने टास्क को किस तरीके से करना है। तो पहले है आपको बिजनेस के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर गोल के बारे में जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में ऐसा थोड़ा ना लिख सकते हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिगार्डिंग, तो उसमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए बता रही हूँ मैं। अब तो यूट्यूब पे ये भी बताना पड़ता है कि क्यों करवा रही हो, है ना। टू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म एंटरप्राइज, वी कैन से पहला स्टेप ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से आप अचीव करेंगे, कौन से ऐसे फंक्शंस अप्लाई करने पड़ेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, एंड देन सेकंड पॉइंट, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, कि डिटरमाइन करना कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आपके, समझ गए होगे बिजनेस में।
एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करना कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ अप्लाई करनी होगी जिससे कि हम बिजनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। ओहो, एक सेकेंड। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। हमने ये सर्च किया कि ये एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस में अप्लाई करनी होंगी, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कर देना, ग्रुपिंग कर लेना। ऐसे हेलीकॉप्टर व्यू नहीं ले रही मैं, ठीक है। रेक्टाफिकेशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जितना ध्यान से समझोगे उतना ही आगे तक जाओगे। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप के ऑफ एक्टिविटीज़ हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो कौन कौन सी एक्टिविटी फॉलो की जाएगी, वो एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करने का काम जो है। देखो, कोई बिजनेस है जो प्रोडक्शन में भी जाना चाहता है, जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और ट्रेडिंग में आना चाहता है, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल है आपका टाटा है। टाटा का नमक भी आता है, टाटा के जो है बहुत से प्रोडक्ट हैं ऐसे जो पता नहीं है बेसिकली बच्चों को, लेकिन आप करंटली एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि जियो कंपनी के ओनर हैं, वो भी अलग अलग एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से वो सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर देते हैं। फिर जैसे कि कोई एक्टिविटी है, गारमेंट्स है, तो गारमेंट्स से रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उन सभी को एक तरफ डिपार्टमेंट बना देना। ऐसे प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है, ऐसे ही, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस तरीके से बात की गई है, इसमें एक्टिविटीज़ यही हैं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, डिटर्मिनेशन ऑफ की एक्टिविटी। जो एक मेन एक्टिविटी हो सकती हैं, जो की एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिटरमाइन करना कि कौन कौन सी की एक्टिविटी हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल रहेंगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, असाइनमेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये ट्रीट कर रही हूँ कि एज अ ऑफलाइन आप जो है एज अ गुड स्टूडेंट अच्छे से जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुनना समझना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो है पढ़ाए हुए तरीके से कोई ऐसा बच्चा जो एक एग्ज़ाम में बेस्ट नंबर ला सकता है, ठीक है, और वो फिर बताए कि मैम देखो आपने इतनी अच्छे तरीके से बताया कि मैं इतना अच्छा नंबर लेके आया हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी, ठीक है। तो इसी प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ लो, हाँ। आज कुछ ज़्यादा ही सुना दिया मैंने। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना मुझे बच्चों का, ऐसे रेडी नहीं है बच्चे पढ़ने के लिए, और फिर बोल रहे हो मैम आप तो रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। अरे जितनी की है उसको तो पढ़ो अच्छे से, जो बताया है वो तो इम्प्लीमेंट करो। मुझे भी तो पता लगना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, बताओ मुझे, तभी तो मैं ये करूँगी ना कि भाई हाँ बच्चों को वाकई में ज़रूरत है। ऐसा है बच्चे तो देखते भी नहीं पूरी वीडियो और तभी चले जाते हैं, है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, टॉपिक पे आते हैं टॉपिक पे। तो कुछ ऐसी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो डेलीगेटेड की जाती हैं, उनकी बात की गई है इसमें, ठीक है। जो गाइडिंग करना है, सबऑर्डिनेट करना है, डिसीजंस फॉर्मिंग करना है, फ्रीडम ऑफ सुपरवाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, ये अथॉरिटीज़ है कुछ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की, डिफाइनिंग या डिफाइन इंटर रिलेशनशिप। अब बोलोगे मैम दोबारा रिलेशनशिप वाले बता दिया आपने, हाँ। अरे इसका मतलब यहाँ पर ये है कि दो या दो से अधिक जो भी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई पीपल, वो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उन्हें ये पता होना चाहिए क्लियरली कि कौन उनका सबऑर्डिनेट है, कौन उनका सुपीरियर है, और ठीक है, कौन उनका मैनेजर है। इनकी बात की गई है कि उनको
इंटर रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय है उसे नहीं पता कि ये हमारे कंपनी के मैनेजर हैं और अगले दिन आके बोले हाँ भाई क्या हाल चाल तेरा इस तरीके से बोले हैं, वो मैनेजर भी अचंभा, ओहो इन्हें तो यही नहीं पता कि भाई मैं इनका जो हूँ सुपीरियर हूँ, ठीक है, सीनियर हूँ और ये जूनियर है। अरे तो काहे का बिजनेस पता तो हो बेहतर तरीके से कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट, और इसी के साथ में आपका ये सेशन समाप्त होता है। अभी मत चले जाना, रुक जाओ, ये पॉइंट भी बता देती हूँ, कुछ को जल्दी होती है ना जाने की। हाँ जी, इतना बता दिया हमने, तो एक फटाफट से ये बताना रह गया था एक पॉइंट, प्रोवाइड राइट एनवायरनमेंट, कि जब हम सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की रिगार्डिंग की बात करें, हम प्रोडक्शन की ही बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कोई भी इस तरीके से रिगार्डिंग अपना फेवरेट जो भी तुम्हें अच्छा लगता है प्रोडक्ट्स में उसको इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग देखें कि एक राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर अच्छे से नहीं होगा, ना ही प्रोडक्शन होगी। तो एक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। तो यही है आपका प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट, जिससे कि एम्प्लॉई एक बेस्ट तरीके से अपना एफर्ट दे पाए और बिजनेस को आगे चलाने में मदद करे हैं। तो एक फटाफट से रिवीजन करवा देते हैं हम। देखो एक्टिविटीज़ तो मैंने यही बताई कि अथॉरिटी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, ऑर्गेनाइजिंग करना एक स्पेशलाइज्ड पार्ट को जिससे कि कॉमन ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो, नेचर यही है, डिवीजन करना है, कोऑर्डिनेशन है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, सभी का, ठीक है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, डायनेमिक यानी कि चेंजेबल नेचर में है, टूल फॉर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सभी चीज़ों में इंक्लूडेड है, ये फंक्शन है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव यही है कि परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारे बिजनेस में पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके भी आप पर भी बोल सकते हैं। इजी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोगी की भावना, ठीक है, एक दूसरे की हेल्पफुल नेचर, कोऑर्डिनेशन भी है जैसे कि, ठीक है, कोऑपरेशन भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ग्रोथ पॉसिबल है कि इससे एडिक्वेट कंट्रोल के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है टास्क का, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह का बेटर यूज हो सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रोसेस यही है कि अब आए हैं मेन जो है आपका वीडियो स्टक हो गई क्या, नहीं, तो प्रोसेस यही है कि आपको एक बेटर तरीके से ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, वेरियस एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए, क्या क्या आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट होगी जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होगी। सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर देना है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है, उनको आपको डिटरमाइन करना है, असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या टास्क करेगा, ठीक है। डेलीगेशन कर देना अथॉरिटी को, अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वगैरह, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप की भी कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन एम्प्लॉयर है, कौन एम्प्लॉय है, उनको पता तो होना चाहिए। राइट एनवायरनमेंट की किसी भी बिजनेस के लिए एक मेन रोल प्ले करता है राइट एनवायरनमेंट, विदाउट राइट एनवायरनमेंट, ठीक है, तो हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपका स्टडी पे इम्प्लीमेंट होता है, अगर आप अपने स्टडी के लिए राइट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए और टेक केयर।